बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैटजन के अंदर रिप्रोडक्शन की फार्माकोलॉजी पे एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 40। इस चैप्टर को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड करके तो इसकी 5 वीडियोस बना चुके हैं, ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन मैं चाह रहा था कि कुछ इसमें ऐसे टॉपिक्स हैं जिसकी मैं मजीद डिटेल्स आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मजीद एम्फोसिस करना चाह रहा था, ठीक है। और कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो कि इस चैप्टर में डिस्कस नहीं हुए हुए, तो इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए मैं ये 6th वीडियो बना रहा हूँ। ओके के बाद पहले 5 वीडियोस पर्टिकुलरली कैटजन के ऊपर थी और अभी छठी वीडियो जो है थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। अब स्टार्ट करते हैं। एक तो हमने चीज़ पढ़ी है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब इसमें उन्होंने यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग बनाई हुई है, बेनिफिशियल इफेक्ट्स, अदर बेनिफिशियल इफेक्ट्स। तो ये आपने जहन में रखना है। ऑल दो एक ही लाइन में उन्होंने कॉमा 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 लगा के काफ़ी सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं, लेकिन इसको अपने कैटेगोरिकली जहन में रखना है कि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एक तो काम करिए प्रेगनेंसी को अवॉइड करना, उसके अलावा जिसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं उसमें आ जाता है एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करना, एंडोमेट्रियोसिस, डिस्मेनोरिया, और इसी तरह से कुछ कैंसर्स को अवॉइड कर रहा है, ओवेरियन सिस्ट को, ओवेरियन एंडोमेट्रियल कैंसर्स को, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज को कम करता है उसका चांसेस, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, इन सारी चीज़ों में भी इसको यूज़ करते हैं। सही होगी बात। तो एक तो इसको अपने थोड़ा सा मैं इस पर एम्फोसिस करना चाह रहा था, एम्फोसाइज। अच्छा, अब आते हैं टॉक्सिसिटी की तरफ। टॉक्सिसिटी इन्होंने ऑल दो सारे पॉइंट्स को डिस्कस तो कर लिया, लेकिन मैं इसको एक और तरीके से आपको अरेंज करना चाह रहा हूँ। तो चूँकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की क्या टॉक्सिसिटी होती है या हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव की क्या टॉक्सिसिटी होती है, तो इसकी टॉक्सिसिटी को ना हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं? कुछ होती हैं इसकी माइल्ड टॉक्सिसिटीज़, फिर कुछ होती हैं इसकी मॉडरेट टॉक्सिसिटीज़, और फिर नंबर 3 पे आती है इसकी सुअर टॉक्सिसिटीज़, ठीक है। तो अगर आपको इस पर SCQ आता है या मतलब एक लिखने वाला क्वेश्चन आता है तो आप इसको थोड़ा इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। अब माइल्ड टॉक्सिसिटीज़ के अंदर आ जाएगा आपके पास जनाब वली हेडेक आ जाएगा, नोज़िया आ जाएगा, और इसी तरह से एडिमा आ जाएगा, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग आ जाएगी, ठीक है। तो एडिमा हो गया, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग का मतलब है कि मेंस्ट्रुएशन का जो पर्टिकुलर टाइम होता है उसके अलावा अगर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए, तो ये तो हो गया आपके पास माइल्ड टॉक्सिसिटीज़। मॉडरेट टॉक्सिसिटीज़ में एमेनोरिया आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एमेनोरिया, उसके अलावा वेट गेन, जारी बात है माइल्ड से थोड़ी ज़्यादा चीज़ है, इसके साथ साथ स्किन पिगमेंटेशन हो जाती है, ठीक है। एक्नी हो गई, उसको भी आप लिख सकते हैं। और फिर इसमें एक और चीज़ होती है जिसको आप कह सकते हैं कि वजाइनल इन्फेक्शन जो है ना वो ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं और उनको ट्रीट करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर कोई खा रहा है तो इसमें वजाइनल इन्फेक्शंस का प्रोग्नोसिस मतलब ये थोड़ी सी काम ख़राब हो सकता है। इसी तरह यूट्रल डायलेशन भी हो सकती है। ओके ओके बात। तो ये होगा आपके पास मॉडरेट इफेक्ट्स। और फिर सुअर इफेक्ट्स में आती है जो बातें यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये वाली बातें हैं कि कैंसर का चांसेस इंक्रीज़ कर जाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ रहे हैं, एंडोमेट्रियल कैंसर का चांसेस नहीं, ये तो खैर कम होते हैं। अच्छा, और इसमें हाँ वैस्कुलर डिजीजेस, इसमें आपके पास थ्रोम्बो एम्बोलिज्म भी आ जाता है, इसमें आपके पास मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आ जाती है, हाइपरटेंशन आ जाती है। ये जो चीज़ें ना यानी कि वैस्कुलर प्रॉब्लम जो हैं वो आपने सुवेयर इश्यूज़ में लिखने हैं। और GI डिसऑर्डर्स होते हैं, सही के बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये कुछ थी आपके पास, मैंने कैटेगराइज करा था कॉन्ट्रासेप्टिव्स को। और एक जो एडिशनल टॉपिक है जो कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ वो है मेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। बिग कैटजिंग में उन्होंने लिखा हुआ है मेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में कि एक तो हो गया ना फीमेल में जो प्रेगनेंसी को अवॉइड करना, तो फीमेल में क्या चीज़ें दे सकते हैं हम, कुछ ऐसा करें कि मेल ही प्रेगनेंसी कॉज ना कर सके, ठीक। तो उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं? 2 चीज़ें में रख लो। एक तो है गॉसिपोल, ठीक है। तो एक आपके पास ड्रग का नाम है गॉसिपोल। अभी इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं पता इसका मैकेनिज्म वगैरह, क्योंकि ये डेवलप हो रहा है, ये FDA अप्रूव्ड एज सच नहीं है, तो इतना ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए मेल कॉन्ट्रासेप्टिव गॉसिपोल। और फिर टेस्टोस्टेरोन भी मेल कॉन्ट्रासेप्टिव है। अब टेस्टोस्टेरोन मेल की इनफर्टिलिटी को ख़त्म करने के लिए भी होता है, यानी कि मेल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी होता है, लेकिन ऑन द अदर साइड कॉन्ट्रासेप्टिव भी है। किस तरह से? एक हद तक क्वांटिटी में ये स्पर्म काउंट को इम्प्रूव करेगा या लिबिडो को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन दे दिया जाए, टेस्टोस्टेरोन दे दिया जाए, तो वो ज़ाहिर सी बात है फिर इनफर्टिलिटी कॉज कर देगा मेल की, यानी मेल कॉन्ट्रासेप्शन कॉज कर देगा। जैसे आपको हांडी पकाने के लिए हीट चाहिए होती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हीट लग जाए तो हांडी जल जाती है। वेरी सिमिलरली स्पर्म काउंट को मेंटेन करने के लिए टेस्टोस्टेरोन चाहिए होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा तो वाली इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है, या आप कह लोगे मेल कॉन्ट्रासेप्शन है ये। सही होगी बात। तो मेल कॉन्ट्रासेप्शन का टॉपिक भी विनी कैटजिंग में नहीं लिखा हुआ था। अब कॉन्ट्रासेप्शन से ख़त्म होती है बात, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में कौन कौन से ड्रग्स को यूज़ किया जाता है, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। तो अब हम इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फीमेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में कौन से ड्रग्स यूज़ होते हैं, ठीक होगी बात। फीमेल्स के अंदर अब फीमेल्स की इनफर्टिलिटी होती किसकी वजह से है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, आपको पता है PCOS या PCOD कह लेते हैं इसको, उसकी वजह से होती है। एंडोमेट्रियोसिस की वजह से होती है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल सही से नहीं चल रहा है, इन ये वजूहत हो सकती हैं, ठीक।
अब एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट करने के लिए भी ड्रग्स होने पड़े थे। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है तो हम इसके लिए ड्रग्स डिस्कस करना शुरू करते हैं। एक तो क्लोमिफीन है जो कि यहाँ पे हमने पढ़ा भी है, ठीक है, ये प्रेगनेंसी कॉज करने के लिए यूज़ होता भी है क्लोमिफीन, ही हमने बात पढ़ ली थी। तो एक तो हो गया आपके पास क्लोमिफीन सिट्रेट, मैंने इसकी आपको कुछ टॉक्सिसिटीज़ भी बताई थी, ठीक है, हेडेक वगैरह कॉज कर रहा था, वो बातें हम लोग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, मेरे ख्याल पार्ट 2 की वीडियो थी ये। उसके अलावा भी अब फीमेल के अंदर ड्रग्स यूज़ हो रहे हैं। कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं? गोनेडोट्रोपिन्स, ताकि हम चाह रहे हैं कि एस्ट्रोजन वगैरह जो है वो ज़्यादा रिलीज़ हो जाएं। इसमें हमारे पास LH को मिमिक करने वाला एक ड्रग होता है लूट्रोपिन अल्फ़ा, ठीक है। अब इसमें मैं डॉट बनाता हूँ कि ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं। जो कैटेगरी है ड्रग की वो ये डैश है और ये डॉट उसकी एग्जांपल है। लूट्रोपिन अल्फ़ा जो होता है ये LH को मिमिक कर लेता है। इसी तरह से अच्छा LH सर्ज को हमने मिमिक करना होता है, क्योंकि अगर हम फीमेल में ओवुलेशन कॉज करना चाह रहे हैं तो हम चाहते हैं LH सर्ज हो ताकि एग रिलीज हो। LH सर्ज के लिए हम इंजेक्शन लगाते हैं बीटा HCG का, ठीक है, तो बीटा HCG भी यूज़ होता है। फिर इसी तरह से FSH है, FSH को भी मिमिक करने के लिए हमारे पास और ड्रग्स मौजूद हैं जिसका नाम है यूरोफोलिट्रोपिन, ठीक हो गया, यूरोफोलिट्रोपिन। इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट ड्रग होता है मिनोट्रोपिन। तो ये आपके पास कुछ गोनेडोट्रोपिन्स भी होते हैं जो कि फीमेल की इनफर्टिलिटी को ख़त्म करने में यूज़ किए जा सकते हैं, सही। अच्छा, फिर आपके पास आ गया जनाब वाली GnRH एगोनिस्ट, ये अगली कैटेगरी GnRH एगोनिस्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लियोप्रोलाइड वगैरह को हम कॉन्टिन्यूसली देते हैं तो वो तो हमने पढ़ा था कि कॉन्टिन्यूसली देंगे तो काम को ख़राब करेगा, लेकिन जारी बात है अगर आप पल्सटाइल नेचर में दे दो, इन्हीं के दो और छोड़ दो तो ये फ़ायदेमंद भी हो सकता है। आप नेचुरली जिस तरह गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो रहा होता है उसको मिमिक कर सकते हो। इसमें आता है आपके पास गोनेडोरेलिन, गोसीरेलिन, गोनेडोरेलिन आता है, इसी तरह से गोसीरेलिन भी आता है, फिर इसी तरह से नाफारेलिन भी आता है। सही की बात ये हो गया आपके पास GnRH एगोनिस्ट। उसके अलावा जनाब वैली हमने एक ड्रग पढ़ा है यहाँ पे डेनाजोल, ये यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है, सिंथेसिस इनहिबिटर था डेनाजोल। लेकिन हमने यहाँ पे पढ़ा था कि प्रोजेस्टेरोन का थोड़ा बहुत एनालॉग भी होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एनालॉग भी होता है। तो इनफर्टिलिटी में बाज़ औक़ात डेनाजोल जो होता है वो काम करता है। एक और ड्रग है जनाब वाली मेटफॉर्मिन, ये ड्रग हमने पढ़ा था एंटी डायबिटीज़ में, डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। लेकिन जब हमने वहाँ भी पढ़ा, आप बल्कि अभी आगे चैप्टर आएगा उसमें आप देखोगे तो ये वहाँ पे लिखा हुआ है कि मेटफॉर्मिन इज़ यूज टू ट्रीट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ठीक है। तो जिन फीमेल्स में ये हो और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो तो उनमें मेटफॉर्मिन एक बहुत ही उम्दा ड्रग है, ठीक। वेट गेन को भी रोकता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को भी प्रिवेंट करता है और इंसुलिन डेफिशिएंसी को भी रोकता है ये मेटफॉर्मिन। ओके होगी बात। और कौन सा ड्रग है जी? एक और ड्रग होता है आपके पास ब्रोमोक्रिप्टीन। ये उन फीमेल्स के अंदर जिन फीमेल्स में ज़्यादा प्रोलैक्टिन होने की वजह से इनफर्टिलिटी है। बेसिकली बात पता क्या है, जो प्रोलैक्टिन है ना वो LH और FSH को इनहिबिट करता है। ये मैंने कहा था FSH से सिमिलर होता है। अच्छा, जो प्रोलैक्टिन होता है ना वो LH और FSH को इनहिबिट करता है, क्योंकि आपको पता है जिस वक्त फीमेल जो होती है वो बच्चे को दूध पिला रही होती है, वो वाला जो टाइम चल रहा होता है उस टाइम पे ज़्यादातर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो रुका हुआ होता है या डिस्टर्ब्ड होता है। तो उसकी वजह ये होती है कि प्रोलैक्टिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है और वो मजीद ओवुलेशन को रोक रहा होता है, LH और FSH को इनहिबिट कर रहा होता है। तो जिन फीमेल्स के अंदर हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया होगा, ज़ाहिर बात है उनमें LH और FSH कम बनेगा, तो वो भी इनफर्टिलिटी का कॉज बन सकता है। तो ऐसी इनफर्टिलिटी के कॉज में हम ब्रोमोक्रिप्टीन को यूज़ कर रहे होते हैं। सही होगी बात। तो ये तो हो गया फीमेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने वाले ड्रग्स। अब मैं आपको बताता हूँ मेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने वाले ड्रग्स कौन कौन से होते हैं। ऑलराइट जी, मेल्स के अंदर कौन से होते हैं? पता नहीं कैसा मेल बन रहा है ये। अच्छा जी, सबसे पहले तो आ जाएगा आपके पास टेस्टोस्टेरोन। सही होगी बात। एक तो आपको पता है लिबिडो को भी इम्प्रूव करेगा और ये स्पर्म काउंट को इम्प्रूव करेगा। इन सारी चीज़ों के लिए आ गया मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन। दूसरे नंबर पे फिर मेल के अंदर भी जिस तरह फीमेल में यूज़ किया था, मेल्स के अंदर भी क्लोमिफीन यूज़ किया जा सकता है। इनके अंदर भी GnRH एगोनिस्ट को यूज़ किया जाता है। इनके अंदर भी गोनेडोट्रोपिन्स को यूज़ किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि टेस्टोस्टेरोन को यूज़ किया जाता है मेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए। और भी चीज़ें हैं मेल के अंदर। अगर एरेक्टाइल डिसफंक्शन हो तो उस एरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए हम कुछ ऐसे वेजोडाइलेटर्स देना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है पीनस की जो इरेक्शन है वो मेंटेन रहती है विद द हेल्प ऑफ वेजोडाइलेशन, ताकि ज़्यादा ब्लड पीनस के अंदर रह सके, ठीक है। तो आर्टियोलर वेजोडाइलेशन चाहिए होती है, तो वो वेजोडाइलेशन करवाते हैं आपके पास PDE इनहिबिटर्स, ठीक है बात। और इसके जो इनहिबिटर्स जो वेजोडाइलेशन करवाते हैं उसमें से एक नाम है सिल्डेनाफिल। पहले भी हम इस ड्रग को पढ़ चुके हैं मुख्तलिफ जगहों पे।
इस चैप्टर में नहीं पढ़ा लेकिन पहले हम पढ़ चुके हैं, सिल्डेनाफिल। ठीक है, अब ये व्याग्रा जिसको कहा जाता है आमतौर पे, कॉमनली इसकी जो मेडिसिन है उसको व्याग्रा कहते हैं, तो उसके अंदर ये सिल्डेनाफिल होता है, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने में रोल प्ले करता है। फिर इसी तरह से मिनॉक्सिडिल जो है वो आपके पास मेल पैटर्न बैल्डनेस वगैरह को ट्रीट करने के लिए इन चीज़ों में रोल प्ले कर सकती है। ठीक है, मिनॉक्सिडिल वो उसका से इनफर्टिलिटी से ताल्लुक नहीं है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। मिनॉक्सिडिल एंटी एंड्रोजन, बल्कि छोड़ दो यार, यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसका मिनॉक्सिडिल का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। इन चीज़ों से एक और चीज़ का ताल्लुक है और वो है, बल्कि वो उसका भी नहीं है। यहाँ पे आप कह रहे हो मेल इनफर्टिलिटी कंप्लीट हो गई। ठीक हो गया बात, एक इसमें टेस्टोस्टेरोन एडिशनल चीज़ थी और एक मैंने आपको सिल्डेनाफिल के बारे में बताना था। सही हो गया बात। अब अलग से बात मैं आपको बता रहा हूँ कि बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया को ट्रीट करने के लिए एक तो हमने देखा था ना एंटी एंड्रोजन्स, जो हमने पार्ट 5 की वीडियो में पढ़ लिए हुए हैं, उसके अलावा एक और चीज़ है टैमसुलोसिन। अब ये टैमसुलोसिन जो है ना, ये बड़ा पर्टिकुलर, एक तो है ये आपको पता है अल्फा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ठीक है, लेकिन ये अल्फा एंटागोनिस्ट जो है ये बड़ा सिलेक्टिव है, खासतौर पे जो प्रोस्टेट के रिसेप्टर होते हैं उन पे काम कर रहा होता है। तो ये वहाँ पे स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट कर रहा होता है, और स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट जारी बता है, उससे फिर आपका जो यूरिटर वगैरह है वो इतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, सिम्टम्स जो है वो कुछ ना कुछ रिलीफ होना शुरू हो जाते हैं, रिलीफ मिलता है उनको। ठीक है, तो टैमसुलोसिन बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया को थोड़ा रिलीफ देने के लिए, ट्रीट करने के लिए यूज होता है। और उसके अलावा मैंने आपको बता दिया मिनॉक्सिडिल जो है वो मेल पैटर्न बैल्डनेस को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होती है, मेल पैटर्न बैल्डनेस। ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल बातें थी जो मैंने आपको बतानी थी इसके बारे में, रिप्रोडक्शन की फार्माकोलॉजी के बारे में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।